हाउस विचार मंच से शुरू हुए चर्चा चौकसे कार्यक्रम को बीच में हमने अल्प विराम दिया था। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि इसे फिर से शुरू किया जाए, तो गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले हम उस अल्प विराम को हटा रहे हैं और आज वो अल्प विराम हमने हटा दिया। गुरु पूर्णिमा के ठीक दिन पहले एक गुरु हमारे मंच पर हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। अभी 2 सावन की बात चल रही है, उसका क्या महत्व है, ये कैसे होता है, उस दौरान हम शिव आराधना कैसे कर सकते हैं और तरह तरह की बातें होंगी। गुरु से राजनीति की बातें भी होंगी क्योंकि गुरु का राजनीति में दखल होता है। ये दखल किस सीमा तक होना चाहिए, इस पर भी सवाल होगा। क्या गुरु का दखल सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए या गुरु को राजा बनने की भी ज़रूरत पड़ती है समय अंतराल काल। बहरहाल बहुत सारे प्रश्न हैं। चर्चा चौकसे पर हम उस अल्प विराम को हटाते हुए स्वागत करते हैं एक बार मंच पर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का, जो मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष हैं और हम सबके लोकप्रिय स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफी हाउस विचार मंच के इस कार्यक्रम में। ये अल्प विराम हमने हटाया है तो हम ये जानना चाहते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का महत्व और जो अधिमास भी आ रहा है, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा इस पर विचार करें फिर आगे बात करते हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में अपनी पहचान धार्मिक और आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है और यह आज से नहीं है। जब से सृष्टि है, सृष्टि के आदिकाल से ही भारतवर्ष की पहचान एक धार्मिक देश के रूप में, आध्यात्मिक देश के रूप में और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया को प्रदान करने वाले देश के रूप में है जी। और इसलिए यहाँ पर्वों का बड़ा महत्व है। अब पर्व भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ सामाजिक स्तर के पर्व हो जाते हैं, कुछ अपनी पारिवारिक कौटुंबिक मान्यताओं के आधार पर हो जाते हैं और कुछ राष्ट्रीय पर्व हो जाते हैं। लेकिन देश की पहचान स्थापित करने वाले जो धार्मिक और आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पर्व हैं, उनके कारण भारत की विश्व विस्तृति हुई है और पूरी दुनिया में भारत इन्हीं कारणों से जाना जाता है। श्रावण का मास प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले आषाढ़ मास हमारे देश में होता है, क्योंकि हमारी अपनी अवधारणा है, हमारे ऋषि मुनियों का अपना पंचांग है और उसके अनुसार जो है सृष्टि जब से प्रारंभ हुई थी तब से ज्योतिषीय गणित आरंभ हुआ है और उसमें चैत्र से लेकर के फाल्गुन मास तक के जो 12 मास जिनको हम भारतीय मास कहते हैं, वो पर्वों से भरपूर हैं। और अब जब श्रावण मास का आगमन हो रहा है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा कल होगी, तो ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा हमारे यहाँ व्यास पूजा के नाम से जानी जाती है और ये षष्ठी के उस काल से, जिसको हम सतयुग का काल कहते हैं, उस समय से ये पर्व स्थापित हुआ है। भारतवर्ष में ऋषि महर्षियों की संख्या के बारे में भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। 88,000 ऋषि मुनि ये पूरे भारत देश में आर्यावर्त में विचरण करते थे और विचरण करते करते जब आषाढ़ का महीना आता था तो नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ में ये एकत्रित होते थे और बड़े बड़े धार्मिक सत्र चलते थे और उन धार्मिक सत्रों में सामाजिक परिस्थितियां, हमारे आर्यावर्त की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका विचार विमर्श करते थे और जहाँ जहाँ हमारी परंपरा के विरुद्ध विकृति उत्पन्न हुई है उस विकृति की भी चर्चा करते थे। इसलिए जितने भी व्यास प्रणीत 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 उपोप पुराण हैं, उसमें प्रारंभ ही पुराणों को होता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सौनकादया। सौनक आदि ऋषि जो जिनकी 88,000 की संख्या होती है, वे जब एकत्रित होते हैं तो किसी अपने बीच में से किसी श्रेष्ठ मुनि को वो उच्च आसन पर बिठालते हैं और प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है। उसमें आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के भी प्रश्न होते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान वहाँ लिया जाता है। और देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, चूँकि भारत में धर्म की व्याप्ति बहुत दूर दूर तक गई है और इसलिए जब धर्म में कोई विकृति आती है और वो सामाजिक विकृति के रूप में एक सामाजिक विद्रूप जब खड़ा होता है तो उसका अनुभव करते हुए उसका भी समाधान जो है सूत जी से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही श्रावण मास में आरंभ होने के पहले, चूँकि चातुर्मास 2 महीना हमारे यहाँ माना जाता है, सामान्यतः चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन 2 महीने श्रावण के और भाद्रपद के जो महीने होते हैं
उसमें साधु संत महात्मा एक स्थान पर रुकते हैं और वो साधना का क्रम चलता है। अपनी पारंपरिक साधना जो उन्होंने गुरु परंपरा से प्राप्त की ही, वो 2 महीने लगातार उसका अभ्यास करते हैं। और मैं प्रकारांतर से इसको कह सकता हूँ कि सनातन धर्मावलंबियों की ये एक प्रकार की लंबी 2 महीने तक चलने वाली कार्यशाला होती है, जिसको आज के शब्दों में कहेंगे तो वर्कशॉप होता है। जी, जी, और जी। वर्कशॉप में जो है वो सारी बातें आ जाती हैं जो परंपरा से भी जुड़ती हैं और कुछ आधुनिक आकार लेकर के और समय के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो इस पर विचार विमर्श होता है। ये वो दिन है। और जब सारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि जिनसे हमको ये सारा परिज्ञान प्राप्त हुआ है, ये परंपरा प्राप्त हुई है, तो हम किसी अपने बीच के ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, जिन्होंने इतना परिज्ञान हमको दिया है, हम उनका सम्मान करें। और सम्मान की दृष्टि से सबने निर्णय किया कि महर्षि वेदव्यास जो हमारे यहाँ पुराण पुरुष कहे जाते हैं, उनका पूजन होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठ करके वेदव्यास जी का उच्च स्थान पर बिठाल करके पूजन किया। और पूजन के प्रति उनका भाव यह था कि इतना विपुल साहित्य आपने हमको दिया है, विपुल दर्शन हमको दिया है, आध्यात्मिक जीवन जीने की हमें शैली दी है, सामाजिक मार्गदर्शन किया है, इसलिए हम 88,000 ऋषि मुनि आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। और हमारी कृतज्ञता का प्रकार आपके माथे में तिलक लगाएंगे, आपके चरणों का प्रक्षालन करेंगे, पुष्पांजलि समर्पित करेंगे, पुष्पार्पित करेंगे। तो वेदव्यास जी ने अपनी सहज स्वीकृति दी कि ये अच्छी बात है, ये भी हमारी एक परंपरा है। और वो जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को फिर लोगों ने कालांतर में गुरु पूर्णिमा कह करके और इस पर्व का शुभारंभ हुआ। तो कल जो हमारा श्रावण मास प्रारंभ होगा, आज कल मतलब परसों, और कल हमारे यहाँ जो आषाढ़ की पूर्णिमा होगी, तो ये परंपरा है और वो बड़ी पुरानी परंपरा है। इसलिए सारे गुरु जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वे सब अपने अपने तीर्थ स्थान में अपनी अपनी कुटीर में होंगे, अथवा वो अपना पूर्व घोषित कार्यक्रम होगा और वो उस हिसाब से रहेंगे। तो शिष्य वहाँ एकत्रित होंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। उनको हम प्रकारांतर से अपने गुरु के माध्यम से उस व्यास परंपरा को प्रणाम करते हैं। तो भारतीय संस्कृति प्रणाम करने वाली संस्कृति है, भारतीय संस्कृति कृतज्ञता मूलक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आभार जताने वाली संस्कृति है। तो उस पर्व को स्थायी बनाए रखने के लिए हम प्रतिवर्ष जो है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उसको मनाते हैं, वो गुरु पूर्णिमा है। अभी सावन में भी 8 सोमवार की बात चल रही है, तो इसका भी थोड़ा सा सही हाँ, है क्या? ऐसा था कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई थी तो उसने 12 मास की कल्पना की थी। और 12 मास में भी उन्होंने मासों का विभाजन किया था, एक कुंज बनाया था उन्होंने कि जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, तो ऋतुओं को आधार बना करके उन्होंने 2-2 मास का विभाजन किया था। इसलिए हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुएं होती हैं, तो उन ऋतुओं को पर्वों के साथ जोड़ा था। पर्व परंपरा भारतीय संस्कृति का मूलाधार है और इसलिए हर मास में कोई न कोई पर्व होता है। वैसे तो मान्यता ये भी है कि प्रतिदिन हमारा पर्व का दिन होता है, क्योंकि हम सवेरे उठते हैं, प्रणाम करते हैं और हम पर्व की तरह अपनी दिनचर्या को करते हैं। और शाम को फिर हम उस परमपिता परमात्मा जिसने हमें श्याम दिया है, अंधेला दिया है विश्राम करने के लिए, हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेकिन विशेष पर्वों में विशेष देवों की आराधना होती है और इस दृष्टि से ये 6 ऋतुओं का विभाजन हुआ, क्योंकि हमने परमात्मा के साथ साथ प्रकृति का भी पूजन किया है। हम परमात्मा के उपासक भी हैं और प्रकृति के उपासक भी हैं, प्रकृति पूजक हैं। और प्रकृति के जितने उपादान हैं, चाहे वो फिर सरिताएँ हों, चाहे वो प्रकृति के उपादान में सूर्य हो, चंद्रमा हो, या धरती हो, आकाश हो, नील गगन हो, हम सबका प्रणाम करें। प्रकृति के जितने भी उत्पाद हैं वनस्पति के रूप में, हम सबको भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो निवेदन ये करना है कि ये जो पर्वों की परंपरा है, ये हमारी प्रारंभिक काल से ही है। और इस दृष्टि से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि श्रावण का मास, और उसमें भी अब 8 सोमवार होंगे, तो उसमें भी दिनों का महत्व है। भगवान शंकर और पार्वती का संवाद भी आख्यान के रूप में हमारे संज्ञान में आता है कि पार्वती जी ने एक दिन शंकर जी से पूछा कि आपको कौन सा दिन बहुत प्रिय है, तो भगवान शंकर ने सोमवार का दिन बताया। इसलिए सोमवार हमारे यहाँ भगवान शंकर के लिए समर्पित दिन है। और बोले मास कौन सा आपको प्रिय है, तो बोले देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें विष निकला था, कोई विषपाई बनने को तैयार नहीं था, तो मैंने ही विष स्वीकार किया समाज का जहर पीने के लिए। और बुराइयां सब प्रकार की
मैं ही अपने आप में स्वीकार करता हूँ। ये तो ऐसी बुराई है जो जीवन नष्ट करती है, और मंथन से निकला था, इसलिए मैंने समुद्र मंथन का जो निकला हुआ विष है उसका पान कर लिया, इसलिए मेरा एक नाम विषपाई भी हुआ। लेकिन विष पान करने के बाद मेरे शरीर में जो ऊष्मा बढ़ी, और ऊष्मा के कारण फिर मैंने देवताओं से कहा कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो निरंतर मुझे शीतलता प्रदान करे। तो फिर वो हिमालय के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गए, और उनको हिमालय में जो वर्षा होती है, मध्यम मध्यम वर्षा, वो उनको बहुत प्रिय है, जल की धारा। और इसलिए श्रावण का महीना हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का होता है, भादों का महीना वर्षा ऋतु का होता है, इसलिए उन्होंने श्रावण का महीना चयन किया। और फिर एक ऐसा भी क्रम आया कि जब हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो अपने वरदान के क्रम में उसका मूल रूप ये था कि मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा होता नहीं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम, यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिखाई पड़ता है वो विनाश के लिए दिखाई पड़ता है, तो तुम दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए एक दिन तुम्हारा विनाश तो होगा ही। बोले मैं अमर होना चाहता हूँ। बोले मेरी बनाई सृष्टि का कोई भी उपादान वो अमृत तो लेकर नहीं आया है, इसलिए मरना तो पड़ेगा। तो अन्य कोई वरदान तुम हमसे मांग लो, हम वो वरदान 10-20 वरदान दे सकते हैं, पर ये वरदान ना मांगो। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो अपना अभीष्ट था कि मैं मरूं ना कभी, तो उन्होंने कई प्रकार के वरदान मांगे। उसमें एक वरदान ये भी मांगा कि आपके बनाए इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा एवं वस्तु, कई प्रकार से। तो भगवान सोचने लगे जिनकी लीला ये जगत है कि इनका तो लगता दिमाग ही खराब हो गया, इसलिए केंद्रित कर लिया मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, मैं ना मरूं। और ये एवं वस्तु कह रहा है, ऐसे कैसे संभव है? 12 महीने में तो व्यक्ति की मृत्यु होती है, मेरे इनके बनाए दिनों में, इनके बनाए तिथियों में होती है, इनके बनाए वर्षों में होती है, महीनों में होती है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने अपने लक्षण का स्मरण किया, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर का एक लक्षण है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वरा। ईश्वर वही होता है जो कुछ करके भी दिखाता है, संसार में अपने कृत्य दिखाता है, बिना किए भी। रिमोट कंट्रोल की तरह ये रिमोट कंट्रोल की हमारे यहाँ परंपरा प्रारंभिक परंपरा है, पुरानी परंपरा है। तो बिना कुछ किए भी भगवान अपनी इच्छा शक्ति से करके दिखा देते हैं। अब ये ऐसा था कि इसमें अन्यथा कर्तुम भगवान का था कि कुछ ऐसा भी दिखाओ जो कल्पनातीत हो, तो कहा मुझे ही करना पड़ेगा। और इसलिए जब हिरण्यकश्यप के वध का समय आया तो नरसिंहावतार लेकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप से पूछा, अपने आप को बहुत चतुर मानते हो, इस पितामह को तुमने इतने धोखे में रखा है। इसने कहा मेरे बनाए किसी भी दिन में, मेरे बनाए किसी भी महीने में तुम्हारी मृत्यु नहीं की। बोल ये कौन सा महीना है? भगवान ने एक 13वां महीना बनाया जिसको पुरुषोत्तम नाम दिया, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास हमारी ज्योतिषीय काल गणना और संसार के जो ज्योतिषी हैं उनकी काल गणना के साथ मिले, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा में जो ग्रहण होते रहते हैं, ये ग्रहण दुनिया में घोषित किए जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है। क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि इतने बज के इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, तो वो किसी न किसी ज्योतिषीय गणना के आधार पर है। तो हमारे यहाँ तो 360 दिन ही होते हैं, लेकिन उनके यहाँ 365 दिन होते हैं। तो ये मलमास का महीना भी जुड़ता है, और जुड़ करके उनकी पूर्ति करके, और जो विशेष पर्व जब कभी आते हैं सृष्टि में, तो उन पर्वों का मिलान हो जाता है। इसलिए परमात्मा के ही विधान से दुनिया भर में लोगों की बुद्धि चलती है। तो ये मलमास कहा जाता है, इसे इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और भगवान ने पुरुषोत्तम मास से कहा। देखिए हमारे यहाँ 3 डायमेंशन सिस्टम की चर्चा चलती है अध्यात्म में। एक होती है सैद्धांतिक सत्ता, जिसको हम पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, वो नित्य होती है, शाश्वत होती है। और दूसरी होती है प्रातिभाषिक सत्ता, आने जाने वाली। कभी अभी कोई रूप हमें दिखाई पड़ रहा है, कोई रूप बाद में परिवर्तित होकर दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे में सत्य जो निवास करता है उसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य। और एक होता है व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य व्यवहारिक जगत में होता है, और परमात्मा इन तीनों सत्ता के सत्ताधीश हैं। इसलिए उन्होंने ये पुरुषोत्तम मास की कल्पना की। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अन्य प्रकार से भी भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो ये 13वां मास जो है भगवान की कृति है। इसलिए जब ये आता है तो इसको शुभ मास माना जाता है। इसमें दान पुण्य, तीर्थ व्रत और ये सब। और इस बार चूंकि वो उस क्रम में हर तीसरे वर्ष में आता है, तो इस बार वो श्रावण के महीने में आ रहा है। और जब श्रावण के महीने में आएगा तो श्रावण का पहला पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष है। तो पहला पक्ष जो होगा वो शुद्ध श्रावण माना जाएगा, और उसके बाद ये मलमास का 1 महीना घुसेगा तो ये मधुमास या अतिरिक्त मास माना जाएगा। इसमें दान पुण्य शास्त्र पुराण आदि हमारा अभ्यास चलेगा।
और इसमें जो भगवान शंकर की आराधना होती है श्रावण मास में, वो इस एक महीने में भी मलमास में भी होगी, पुरुषोत्तम मास में भी होगी, और बाद में शुद्ध मास जब आएगा तब पूर्णिमा आएगी। इसलिए इस बार श्रावण 2 बार पड़ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद जब आएगा मलमास तो भादों में आएगा, क्रम चलता है उसका भी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम थोड़ा सा मलमास की वो गुरु पूर्णिमा की बात होती है, संत की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं। एक संत जो होता है वो मार्गदर्शक के रूप में रहे राजनीति में, कि खुद राजा बनने की उसकी इच्छा प्रबल होती है? ऐसा है, सतयुग से लेकर के और कलयुग आने तक यदि संतों की भूमिका के बारे में आप विचार करेंगे तो आपको अपने भारतीय धर्मशास्त्रों का आलोडन विलोडन करना पड़ेगा। धार्मिक लोग हमेशा, जिसको धर्मदंड कहते हैं, धर्मदंड, धर्म एक अंकुश होता है, और धर्म का मतलब होता है कोई संप्रदाय नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं। धर्म का मतलब होता है नैतिक नियम। जब समाज में शासक शासनकर्ता जो कुछ नियम बनाता है तो वो उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें सदासहता होनी चाहिए, उसमें दयालुता होनी चाहिए, उसमें परोपकार छिपा होना चाहिए। जब शासक उद्दंड होने लगते हैं निजी स्वार्थ को केंद्रित करके, अपनी महत्वाकांक्षाओं को केंद्रित करके, तब उस समय संतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और हमेशा भारत की राजनीति, हम आर्यावर्त की, भारतवर्ष की राजनीति के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ की राजनीति हमेशा धर्म से प्रभावित रही है, अर्थात नैतिक नियमों से प्रभावित रही है। जब जब भी धर्म शब्द आता है तो वो नीति का और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए धर्म के जानकार जो मर्मज्ञ हैं वो हमारे धर्मज्ञ हैं, वो साधु संत महात्मा हैं, वो हर युग में शासकों के मार्गदर्शक रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत की राजनीति यानी शासनकर्ताओं की जो नीति है वो धर्म से विहीन रही होगी, ऐसा किसी भी युग में नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, ये अनैतिकता का युग है। इस युग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की जो चर्चा आती है, इसमें धर्म पहले नंबर पर है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ दूसरे नंबर पर है, काम पुरुषार्थ तीसरे नंबर पर है, और जीवन का परम श्रेष्ठ प्राप्त करने का अधिकार हर जीव को है, हर मानव का है। इसलिए मोक्ष परम पुरुषार्थ कहा गया है। ये 3 पुरुषार्थ हैं। यदि इन तीनों पुरुषार्थ की उपेक्षा हो जाएगी तो समाज में हम कोई भी मानदंड स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों ने राजनीतिक लोगों का मार्गदर्शन किया है। अब कलयुग में हम आ गए, जहाँ पर अर्थ और काम का ही चिंतन चारों तरफ चल रहा हो, वहाँ धर्म की उपेक्षा होती है, वहाँ मोक्ष जैसे अवधारणा को भी लोग नकारते हैं। क्या होता है मोक्ष? मोक्ष तो जब इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वालों की संख्या बढ़ती है, तब संतों को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ता है कि शासक को धर्मानुचारी होना चाहिए। और कलयुग है, आप संत कभी भी सत्ता पे नहीं बैठते हैं, लेकिन कलयुग ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहा है कि जिसमें संतों को हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। और आवश्यकता पड़ी तो, अब भारत के संदर्भ में मैं बात करें तो भारत में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्वीकार की गई। राम के समय में भी लोकतंत्र था, कृष्ण के समय में भी लोकतंत्र था। और शास्त्रों में आता है कि जनमत लेते थे, लोकमत लेते थे, शास्त्र मत लेते थे, और फिर इस प्रकार से राजनीति चलती थी। तो आज कलयुग में लोगों ने जनमत ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया, शास्त्र वास्त्र तो अप्रासंगिक हो गई, और कितने ही शास्त्र के चिल्लाते रहें, लेकिन पत्रकार जगत भी अब संतों को कटघरे में खड़ा करता है और ऐसे प्रश्न करता है जो प्रश्न बनते ही नहीं, लेकिन प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। और जब प्रश्न बनता है तो कुछ बोलना भी पड़ता है, जैसे आपने मुझसे पूछा और इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मैं तो पारंपरिक साधु हूँ, तो मैं तो वही बात करूँगा जो भारत की परंपरा से जुड़ी है। इसलिए लोकतंत्र में चूंकि संविधान चलता है, शासन संविधान से चलता है, तो भारतीय संविधान ने किसी के लिए भी कोई विभाजक रेखा नहीं खींची है। इसलिए संत का मतलब वेशभूषा नहीं लेना चाहिए, संत का मतलब स्वभाव होता है, संत का मतलब आचरण होता है। और संत का मतलब जो हमारी अवधारणा है कि जटाजूट रखने वाले, जटिलो वा, मुंडो वा, दंडो वा, अदंडो वा, कमंडलो वा, गैर कमंडलो वा, ये सब चलता है। तो इसलिए हम लोग अगर वेशभूषा कोई संत मान लिया है, तो ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो कोई परहेज नहीं है, आना भी चाहिए। और वो आएंगे तो नैतिक मापदंड ही स्थापित करेंगे, वो कहीं भी
उत्तर प्रदेश में एक हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले शासक बने ना, और उन्होंने कोई आरोप है क्या उनके ऊपर? ना चारित्रिक आरोप है, न उनके ऊपर खान पान का कोई गंदा आरोप है, और न उनके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है। और संत जो होता है वो कठोर स्वभाव का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया शासन को गर्म होना चाहिए, महिला को शर्म होना चाहिए और बनिया को नरम होना चाहिए। यदि बनिया व्यापार चलाएगा तो उसे मुलायम होकर के ही अपना व्यापार चलाना होगा, कठोर हो जाएगा तो उसका व्यापार तंत्र फेल हो जाएगा। शासक यदि विनम्र हो जाएगा, शासक यदि लोगों की देखी किसी वर्ग विशेष का अगर वो पक्ष लेने लग जाएगा तो न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए संत की इस युग में आवश्यकता है। और भगवान श्री राम ने तो स्वयं कहा है उपदेश देते समय कि राजनीति में संत चित्त के लोग आने चाहिए। और जब मैं संत चित्त के लोगों को बात कहता हूँ तो छल कपट दम्भ पाखंड ये उनके अंदर होता नहीं। इसलिए राजनीति में गैर राजनीतिक अराजनैतिक चित्त के लोगों को आना चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूँ, इसका मैं आपको उत्तर दूँ। श्री राम की चर्चा की, जनवरी में मंदिर मिलने वाला है, क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से मेरे बड़े गुरु भाई, मेरे सगे गुरु भाई, राम जन्मभूमि का जो न्यास बना हुआ है सरकार के द्वारा, उसमें वो कोषाध्यक्ष हैं और पूरे देश में वो भ्रमण कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रारंभ से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए पूरे विश्वास के साथ 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2024 की जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर बन करके भव्य और दिव्य मंदिर लोकार्पित हो जाएगा। भगवा ध्वज उसमें लहराएगा, उसमें कलश स्थापना होगी और भगवान श्री राम अपने मूल स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। और इस प्रकार की पूरी तैयारी हर प्रकार से हो गई है। हम पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण बन जाए, जैसे राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए और उसके लिए हमने आंदोलन चलाया था, वैसे ही हनुमत शक्ति जागरण का, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा सहायक होते हैं। हम मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य जितने भी राज्य भारत के हैं, सब में एक अनुष्ठान चलाने का संकल्प करते हैं। और संभवतः उसकी इसी चातुर्मास में घोषणा हो जाएगी, तो मैं उस भूमिका में फिर आपको नजर आऊँगा। तो अभी तो ये मान रहे हैं कि राम जो 24 का वो राजनीति के लिए भी मंदिर बन रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? राम ने हमेशा भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। उनके नाम ने प्रभावित किया है, उनके काम ने प्रभावित किया है, उनके जीवन ने प्रभावित किया, उनके चरित्र ने प्रभावित किया है। महात्मा गांधी वो कोई भी नारा दे सकते थे इस देश में आज़ादी के लिए, लेकिन रघुपति राघव राजा राम का नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश के लोगों को झंडे के आधार पर जोड़ा नहीं जा सकता, इस देश के लोगों को नारे के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता, इस देश के लोग संकीर्तन के आधार पर जुड़ सकते हैं। और संकीर्तन का स्वर भारत के जन जन का मूल स्वर है। और इसलिए वो रघुपति राघव राजा राम, उनसे लोग कहते थे कि आप राजा राम क्यों कह रहे हैं? बोले ऐसे राम जो इस देश में शासक हुए, राजा हुए और जिन्होंने नैतिकता, ममता, समता स्थापित की है, वात्सल्य अपनत्व स्थापित किया है, ऐसे रामराज की मैं परिकल्पना कर रहा हूँ। और इसलिए राज्यकर्ताओं को जो भविष्य में शासन मिलेंगे तो वो उस भावना के साथ उत्प्रेरित हों। और इसलिए उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का संकीर्तन करा करके आज़ादी का आंदोलन चलाया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राम ने इस देश को बहुत प्रभावित किया है। राजनीति भी अगर राम के नाम से प्रभावित हो रही है तो मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। इस देश की राजनीति अकबर, बाबर और रावण के नाम से प्रभावित नहीं होती। यदि वो उनके नाम से प्रभावित होगी तो वह अराजकता पैदा करेगी। और राम के काल में भी अराजकता थी, उसको मिटाने के लिए राम ने स्वयं धनुष बाण लेकर के, और वो तो इस देश के पारंपरिक शासक हैं, इसलिए उनके नाम का। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भारत की विडंबना है कि हमारे देश में राम की बात को लेकर के प्रश्न खड़े किए जाते हैं, लेकिन भारत की भौगोलिक इस बाहर जाओ, भौगोलिक सीमा के बाहर, तो राम को लोग आदर्श मानते हैं राजनीति का। ये दुनिया के लोग कह रहे हैं कि हमको राम जैसा शासक चाहिए। राम ने अपने जीवन में समता, ममता, दया, करुणा, मैत्री, ये सारे जो नैतिक मापदंड हैं उनको स्थापित किया है। इसलिए राम यदि राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, मैं इसे कतई बुरा नहीं मानता। एक और विषय आया है जो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, समान नागरिक संहिता की बहुत चर्चा है, सरकार उस पर लोगों से राय भी मांग रही है, तो आपको अपनी राय क्या लगती है, क्या होना चाहिए? मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया है, ये पूरे देश के सामने जाना चाहिए ये विषय। भारत जब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र भारत में जब संविधान स्वीकार किया गया था तो उस समय कहा गया था कि शासकों को तटस्थ करना पड़ेगा
और उनको कहना पड़ेगा शासकों को कि आप किसी वर्ग से आएंगे, आप किसी जाति से आएंगे, आप किसी संप्रदाय से आएंगे, आप किसी मत पंथ से आएंगे, इसलिए इन सब का पक्षपात आप न करें। इसलिए इस देश की राजनीति को सेकुलर स्टेट कह करके संविधान में भाषा डाली गई और ये भाषा भ्रम पैदा करने वाली भाषा थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? तब लोगों ने कहा धर्मनिरपेक्ष। जिस देश की पहचान ही धार्मिक आधार पर बनी हो, जिस देश की पहचान ही अध्यात्म के आधार पर बनी हो, उसे धर्मनिरपेक्ष आप कैसे बना सकते हैं? इसलिए सेकुलर स्टेट का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता और केवल शासकों को तटस्थ करने के लिए, प्रशासकों को तटस्थ करने के लिए इस नीति का निर्माण किया गया था। लेकिन ये भी तो कहा गया है भारत के संविधान में कि बिना किसी भेदभाव के हम भारत के नागरिकों को एक मानेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक की धारा जोड़ी गई, बहुसंख्यक की धारा जोड़ी गई, भौगोलिक अखंडता की बात कही गई, लेकिन 370 जोड़ा गया, 35A की धारा जोड़ी गई, जो देश की विभाजक मूलक धाराएं थी, ये समाप्त तो होनी चाहिए। क्यों? इस देश एक देश होगा, एक संविधान होगा, एक नागरिकता होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन शासकों को बार बार कहा था कि इस देश में सिविल कोड आना चाहिए, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। कब ला रहे हो? कैसे लाओगे? तो बोले अब देश तो वो हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन विचार करेंगे। क्योंकि जिस देश के संविधान में नागरिकों को अल्पसंख्यक बनाने की धारा हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी की धारा हो और एक समाज बहुसंख्यक हो जाए और फिर एक भूभाग में विशेष प्रकार का ध्वज पहरे, विशेष प्रकार के लोग शासन करें, तो कहाँ रही देश की भौगोलिक अखंडता, कहाँ रही देश में एकात्मता, कहाँ रही देश में सामाजिक समरसता? जबकि सामाजिक समरसता भारत का मूल स्वर रहा है, भारतीय संस्कृति का मूल स्वर रहा है। और इस संविधान ने इतनी विसंगतियां देश में फैला दी कि आज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है और देश के लोग भी परिणाम भुगतने के बाद कह रहे हैं कि इस देश में आना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से, भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से जो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन सब श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि हमें कॉमन सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए। तभी ये देश एक रह पाएगा, नेक रह पाएगा, अखंड रह पाएगा और एक नए ढंग से पूरे भारत की हम जो सामाजिक व्यवस्था है या राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित कर पाएंगे। हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं और जहाँ से भी ये मुहिम चल रही है उस मुहिम को हर नागरिक को समर्थन देना चाहिए। जो समर्थन नहीं देते वो देश की एकता और अखंडता के पक्षधर नहीं है, वो सामाजिक ताने बाने को विच्छिन्न कर देना चाहते हैं। इसके बहुत बड़े 12-13 प्रकार के सुपरिणाम निकल करके आने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास चर्चा नहीं है। नहीं तो मैं 13 बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर सकता हूँ कि समान नागरिक संहिता यदि आएगी तो क्या क्या इस देश में परिवर्तन आएगा और क्या क्या लोगों का सोच बदल जाएगा। जब मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की बेंच ने जब बैंडेड काउ स्लॉटर हाउसेज इन इंडिया ये फैसला दिया था तो गाय को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगा और अब पूरे भारत में गाय के नाम की एक मुहिम चल रही है, क्योंकि देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता। हमारे साथ नीलेश चौधरी हैं, उनका कोई सवाल आपके लिए? जरूर जरूर जरूर। स्वामी जी, ऐसी समाज में ऐसी कौन सी विकृतियाँ हैं जिसको साधु संत आगे आके उनको मार्गदर्शन देना चाहिए? पहली विकृति तो यही है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में अपनी मान्यता के आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। मुसलमानों को अलग प्रकार की तालीम है, हिंदुओं को, अब हिंदुओं के लिए तो तालीम की व्यवस्था ही नहीं है कि आप नहीं पढ़ा सकते हिंदू धर्म के बारे में, आप नहीं पढ़ा सकते सनातन संस्कृति के बारे में। ये तो इस देश की शिक्षा पद्धति में सीधे सीधे कुठाराघात है। मैकाले की शिक्षा पद्धति जो हमको ईश्वर से अलग करती है, मैकाले की शिक्षा पद्धति जो हमको हमारे पारंपरिक जीवन सूत्रों से अलग करती है, इस पद्धति का बहिष्कार होना चाहिए। ये संदेश संतों के द्वारा जा रहा है और इसीलिए प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं खुल रही हैं और आज प्राइवेट सेक्टर की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं और वे बच्चे IAS IPS निकल रहे हैं, IFS निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में ही प्रशासनिक तंत्र के अधिक लोग निकलेंगे, हमारी शिक्षा पद्धति भी है उसके आधार पर। एक और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं अपनी ओर से बिना पूछे आपको बताना चाहता हूँ। खुफिया तंत्र इस देश का या दुनिया में जितने खुफिया तंत्र चल रहे हैं उन देशों के जिनके नाम बहुत सारे आते हैं, क्या भारत में कभी प्राचीन काल में खुफिया तंत्र मजबूत नहीं था?
इतना अब तो संतों ने इस पर भी चिंतन करना शुरू कि महाभारत से वे सारे सूत्र निकाल के लाओ और लोगों को बताओ, रामायण वाल्मीकि से वो सूत्र निकाल के लाओ कि जिस मारीच ने राम की भाषा का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन करके गया था, वो रावण का गुप्तचर था। उसने राम की आवाज़ सेम आवाज़ में चिल्लाया कि देखो मेरा जीवन खतरे में है, लखन तुम आओ। तो ये क्या था, ये क्या पद्धति थी हमारी? इसलिए हम उस दिशा में भी साधु संत महात्मा प्रयास कर रहे हैं। और आज के नए नए बालक जो आ रहे हैं उनको हम इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि ये भी तैयार करो कि कैसे कूटनीति के आधार पर पूरी दुनिया को चलाया जाता है और किस प्रकार से ISI और अनेक प्रकार के CIA के एजेंट हमारे देश में घुसते हैं और किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो ये सब बातें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी हम लोगों से करना प्रारंभ कर रहे हैं। ये साधु संत ही करेंगे, इसलिए संतों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश्वरानंद यदि राजनीति में जाएगा तो अखिलेश्वरानंद पत्रकारिता के मानदंड स्थापित करेगा कि कैसे समाचार लिख करके लोगों तक पहुंचाने चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे कॉफी हाउस विचार मंच का कार्यक्रम है तो हम चाहेंगे आप कॉफी जरूर 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 लेते जाएं। फिर राकेश मिश्रा हमारे साथ हैं। जी मिश्रा जी। मिश्रा जी का कोई सवाल होगा, लेकिन कॉफी के साथ वो सवाल तो बिल्कुल 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 मिश्रा जी आप करिए। स्वामी जी, सवाल हमारा ये है गौवंश संरक्षण को लेकर। जी, गौवंश संरक्षण की बात यदि करें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जबलपुर के वेटरनरी में एक ऐसी गाय आई जिसके पेट से 75 किलो पॉलीथीन और कचरा आपके संज्ञान में भी आई होगी। जी 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 जी। क्या चरनों की भूमि हमारे मध्य प्रदेश में खत्म होती जा रही है? खान पान की व्यवस्था को, पशु आहार को लेकर क्या कर रहा है वो? मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न करके आप मुझे कुरेदना चाह रहे हैं और मैं इसमें बहुत आक्रोशित होकर के उत्तर देता हूँ, बहुत क्रोधित होकर के उत्तर देता हूँ। इस प्रदेश की चरनोई भूमि को चौपट करने वाला वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा है और वो कह रहा है जिस व्यक्ति ने 10-10 गोसदन भंग करवा दिए अपने शासन काल में, जिस व्यक्ति ने चरनोई भूमि मनुष्य को बांट दी, वही व्यक्ति आज उसी का दल और अपने नेता को भी घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रदेश में गायों की दुर्दशा है। ये पहला केस नहीं है कि गाय के पेट से 30 किलो पॉलीथीन निकले हो। सैकड़ों केस मध्य प्रदेश में ऐसे वेटनरी में आ रहे हैं कि गाय चरनोई के अभाव में जब हमारे घरों में आसपास कूड़ा कचरा खाती है तो गाय पॉलीथीन भी खा जाती है। गाय के पेट से पॉलीथीन तो निकलती है, प्लास्टिक निकलती है, चश्मे के फ्रेम निकलते हैं, माताओं के मंगलसूत्र निकलते हैं, माताओं की चूड़ियाँ निकलती है, कांच निकलते हैं, शीशे निकलते हैं। ये कैसे जा रहे हैं गाय? आपको गाय की संरचना के बारे में भी, क्योंकि मैं वो विभाग देखता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से वैज्ञानिकों के साथ भी बैठता हूँ, गो विशेषज्ञों के साथ भी बैठता हूँ, कृषि विशेषज्ञों के साथ भी बैठता हूँ। मुझे गो वैज्ञानिकों ने बताया कि गाय के शरीर में 4 कोठे होते हैं। पहला कोठा होता है गाय मुंह से कोई भी पदार्थ जब उसको गंध आती है तो वो अपने कोठे में ले जाती है अपनी उदर पूर्ति के लिए, तो उसमें कांच, चूड़ी, शीशे, कंगे सब चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो जुगाली करती है, तो जुगाली की प्रक्रिया में जो उसने खाद्य पदार्थ पहुंचाया है वे खाद्य पदार्थ उस दूसरे प्रकोष्ठ में आते हैं जहां पर वो एसिड फेंकती है। स्वाभाविक रूप से उसकी जो संरचना है देह की, उसमें एसिड जाता है तो जो खाने पीने वाली चीज़ें वो गल जाती है और गलने के बाद वो फिर मुंह में आती है, जिसको वो जुगाली करके पीस करके उसका रस लेती है और फिर आमाशय में भेजती है। लेकिन प्लास्टिक वहीं पड़ी रह जाती है, पन्नियाँ वहीं पड़ी रह जाती हैं, शीशे चूड़ी वहीं पड़ी रह जाती हैं और उसके कारण उसका जो पेट का जो हिस्सा है वो प्रभावित हो जाता है, उसकी हाजमा शक्ति प्रभावित होती है और फिर बाद में कोई आहार उसको मिले तो वो आहार में पाचन नहीं होता है, इसके कारण उसका प्राण संकट में होता है। ऑपरेशन करने के बाद 60 किलो पॉलीथीन निकाली है हमने और इसलिए हमने कहा कि दूसरी बात, सरकार अपने ढंग का काम कर रही है, पशुपालन विभाग अपने ढंग का काम कर रहा है, लेकिन मेरा कहना आपके माध्यम से ये है कि ये संदेश गांव-गांव, व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि आप अपनी गाय को अनुपयोगी और अनार्थी क्यों मान लेते हैं। दूध देने वाली गाय को आप उपयोगी मानते हैं, दूध देने वाली गाय को आप आर्थिक मानते हैं। खेती किसानी में काम आने वाला बैल, माल ढोने वाला बैल, वो आपके लिए आर्थिक और उपयोगी है, लेकिन आज खेती किसानी में
जो हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गया, जो यांत्रिकीकरण हो गया उसके कारण बैल अप्रासंगिक हो गया, इसलिए आपने उसको अनार्थिक मान लिया। जबकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गाय के गोबर से जो गोकास्ट बनाई, कल का लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे पास वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आई है, कि गाय के गोबर से जो लकड़ी बनाई जाती है, अब उस लकड़ी से पावर हाउस बनाए जा रहे हैं, बिजली जलाने का काम करेंगे। किसान को ये तो समझने की आवश्यकता है कि मेरे घर का पावर हाउस, मैं उसको सड़क पे बेसहारा छोड़ रहा हूँ। इसलिए सरकार भी अपने ढंग से काम कर रही है, वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को करना चाहिए। स्वामी जी, मेरा सवाल ये था कि मौजूदा दौर में सरकार 18 साल से 20 साल से भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह, चरनोई की भूमि को लेकर क्या किया गया? आपको ये जानकारी दे दें कि प्रत्यारोप की बात थी। मध्य प्रदेश में 5000 गौशालाएं इस समय एक्टिव हो गई हैं। हर गौशाला के साथ 5-5 एकड़ चरनोई भूमि लगा दी गई है। 5000 गौशाला प्लस 5 एकड़ चरनोई भूमि, आप अंदाज लगा लीजिए कितनी चरनोई भूमि इन गौशालाओं को आवंटित कर दी गई है। लेकिन कब्जाधारी जो पहले से हैं, उन कब्जाधारियों ने कब्जा नहीं छोड़ा है, इसके कारण गौशाला संचालन में कठिनाई जारी है। सरकार की इच्छा शक्ति पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। पिछले 5 वर्षों में हमने वही काम किया है और हमारे आदेश जारी हुए हैं प्रशासन को। चरनोई भूमि यदि कब्जे में है तो उसको छुड़ाने का काम जिला प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है। मैंने निर्देश दिए कि 1.5 महीने के अंदर ये चरनोई भूमि मुक्त होनी चाहिए और गौशाला को हैंडओवर होनी चाहिए। हाँ, 2% चरनोई भूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, बड़ी कठोरता के साथ कहना चाहता हूँ, मैं शिवराज सिंह से कहना चाहता हूँ, आने वाली सरकार से भी कहना चाहता हूँ, शिवराज की ही सरकार बनेगी, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए आने वाली सरकार से भी कह रहे हैं कि अखिलेश्वरानंद को अपने साथ रखना और बुलडोजर मिनिस्टर बना देना, एक बुलडोजर विभाग दे देना। मैं सारी चरनोई भूमि जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है ना गिरा दूँ तो मेरा नाम अखिलेश्वरानंद नहीं, मेरा नाम इस भारतवर्ष का सच्चा साधु नहीं। अवैध कब्जे की बात आ गई, आपके प्रश्न में प्रति प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल कि करिए। ग्वारीघाट नर्मदा क्षेत्र के आसपास ही काफी मात्रा में अवैध कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि आप नर्मदा क्षेत्र से ही जुड़े हैं, तो क्या बुलडोजर चलने की स्थिति अभी बनेगी? अगर ऐसी कुछ शिकायत आएगी तो ज़रूर बनेगी, हटाया जाएगा कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन के हम कान कसेंगे, पुलिस प्रशासन के कान कसिए। आप बताइए हमको कौन सी भूमि, चरनोई भूमि किसने कब्जा कर लिया, जरूर छुड़ाया जाएगा। हमने तो ये आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि गाय की चरनी भूमि गाय को ही मिलनी चाहिए। मूक प्राणियों की चरनी भूमि, मूक प्राणियों के हक में डाका डालने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। आपने बढ़िया बात कही कि आपको बुलडोजर मंत्री बनाया जाए, तो हम लोग भी अभी चर्चा चल रही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मैं हाथ से विरोध में कह गया हूँ, आप चुनाव लड़ाएंगे तो जरूर लड़ लूंगा। नहीं तो क्या, कहाँ से आपकी संभावना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई क्षेत्र ही नहीं है, पूरा भारत मेरा स्वदेशो भुवनत्रयम्, जहाँ से आदेश होगा वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी आपका रहवास पश्चिम क्षेत्र में है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपसे कहा था कि मुझसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं करिएगा, लेकिन अगर अवसर मिलेगा तो चूकूंगा नहीं। ठीक है। भी कहा जा रहा है पश्चिम विधानसभा एक सवाल और आ रहा है। हाँ, क्या क्या? एक सवाल अपने राजेश ने कहा। यह भी कहा जा रहा है चर्चाओं में, पॉलिटिकल चर्चाओं में, कि पश्चिम विधानसभा मजबूत है और काफी चुनौती भरी है भाजपा के लिए। तो ऐसे में आप जैसा मजबूत और सशक्त प्रत्याशी, क्या जैसा शिवराज जी ने कहा, आप वहाँ से चुनौती देंगे? वह पथ पथिक सफलता क्या, वह पथ पथिक सफलता क्या, जिस पत्थर में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अनुकूल धारा में तो कोई भी नाव चला लेगा, प्रतिकूल धारा में नाव चलाने वाला ही सच्चा नाविक कहा जाएगा। ये चुनौतियां हमें स्वीकार है। एक सवाल गाय का चल रहा था, तो राज्य शासन आर्थिक महत्व गाय का बहुत है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का काम भी सरकारें कर रही हैं। अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में क्या होगा और गाय का राजनीतिक महत्व कितना है? देखिए, गाय का जितने भारत के धर्मशास्त्र हैं, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे एग्रीकल्चर शास्त्र हो, चाहे पर्यावरण शास्त्र हो, चाहे विज्ञान का शास्त्र हो, सब गाय की परिक्रमा लगा रहे हैं। गाय विज्ञान को प्रभावित करती है, गाय पर्यावरण को प्रभावित करती है, गाय एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, गाय अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है, गाय हमारे समाजशास्त्र को प्रभावित करती है। और इसलिए गाय का महत्व हर विधा में है। अगर गाय का राजनीतिक महत्व न होता तो इस देश को आज़ादी दिलाने के मूल में गाय ही तो थी।
मंगल पांडे को जब पता लगा आर्मी में कि अंग्रेजों ने जो कारतूस दी है उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, हमें उसका मुंह में लगा के ढक्कन खोलना पड़ता है, विद्रोह तो वहीं से प्रारंभ हो गया। महात्मा गांधी स्वयं कहते थे कि स्वतंत्र भारत होगा, मैं स्वतंत्र भारत के हुक्मरानों से भारत के संविधान में पहला कोई काम करवाऊंगा तो संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला। तो भारत की राजनीति को तो गाय ने प्रभावित किया है, स्वतंत्रता आंदोलन को गाय ने प्रभावित किया है। इसलिए अगर स्वतंत्र भारत में गाय यहाँ की राजनीति को प्रभावित करी है तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। अब जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया कि गाय का अर्थशास्त्र और गाय के माध्यम से हम कुछ काम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रश्न आपने उठाया। मैं छत्तीसगढ़ अपनी पूरी टीम लेकर गया था वहाँ के मॉडल को देखने के लिए, कि उन्होंने कहा कि यहाँ का मॉडल, प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो मॉडल है गायों के संरक्षण का, जो उन्होंने गोठान मॉडल है उसका अध्ययन करने के लिए लोगों को जाना चाहिए। जब मैं गया तो मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री ने वेलकम किया और मुझे उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन किया, अपने अधिकारियों को लगाया, हम उनके मेहमान के रूप में गए थे। बाद में जब उनका पूरा प्रेजेंटेशन हमने देखा, प्रत्यक्ष जाकर के हमने देखा उनके गोठानों को, हमसे कहा कि आप प्रतिक्रिया देंगे। इतना सब देखने सुनने के बाद मैंने कहा ये मॉडल आपका बहुत अच्छा है और ये विकास का मॉडल है आपका। और फर्क सिर्फ इतना है कि हम मध्य प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, हम गौशालाएं बना करके गायों को गौशाला में ला रहे हैं। आप गांव से जो गाय पालने वाले हैं उनसे आप गोबर खरीद रहे हैं 2 रुपये किलो, और उसके लिए गोठान आप बना रहे हैं। आपको गोबर खरीदना पड़ रहा है, हमको गोबर बेचने की स्कीम बनानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में हमारे पास 2,87,000 गोवंश आज की तारीख में हमारी गौशालाओं में, इतना गोबर हमारे पास सहज रूप से हो रहा है। अब इस गोबर की ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जाए जिसके आधार पर हम गोबर का विक्रय करें और गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएं और मध्य प्रदेश आर्थिक समृद्धि के शिखर की ओर बढ़े। तो आप चाहे गोठान कह रहे हो, हम गौशाला कह रहे हैं, गौशाला का ही एक खुला रूप है गोठान। और गौशाला का मतलब हमने कवर्ड करके गाय को रोका, क्योंकि किसानों की फसल सुरक्षा और गोवंश का संरक्षण ये मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हम आपके मॉडल की भी सराहना करते हैं और अपने मॉडल की भी सराहना करते हैं। इसलिए सरकारें अपने अपने ढंग से सोचती हैं। अब मध्य प्रदेश में हमने सिफारिश की, हमने 7 सिफारिशें लिख करके मुख्यमंत्री जी को दी है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ किसानों से उनको कहना चाहिए कि तुम गाय घर में पालो, हम तुमसे 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, और गोबर खरीद करके उसका केंद्र क्या होगा, तो हमारी गौशाला ही उसका गोठान बनेगी, उसका केंद्र बनेगी। तो इस प्रकार से उसको हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने लगभग स्वीकार कर लिया है। और कोई कठिनाई होगी, जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, उस पर विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सोच के करीब हैं हम कि गोबर किसानों से खरीदना चाहिए। जो सड़कों पर घूमने वाला गोवंश है वो किसानों के खूंटे पे आ जाए, ये प्रयास हमारा है। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक सवाल आपसे करें, कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, शहडोल गए, आदिवासियों पर मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है कि आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया है पिछली गवर्नमेंट में, या क्या करने की आवश्यकता है, या पॉलिटिकली वोट के लिए? मैं इसका राजनीतिक जवाब ही देता हूँ आपको। क्या हुआ है, इस देश में कुछ वर्ग हैं, वे संगठित होते हैं अपने विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए। तो उनके संगठित होने का लाभ लोग राजनीति में लेना चाहते हैं, थोक वोट बैंक के रूप में। तो आदिवासी भी छला गया है इस देश में। और आदिवासी के अलावा जिसको हमने तथाकथित हरिजन कहा था, हरिजन सबसे लोग परहेज करते हैं, तो उनको दलित कह देते हैं, हम शोषित कह लेते हैं, वंचित कह लेते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा राजनीति का मोहरा बनाया गया और वोट बैंक बना करके इनके वोटों को लिया गया। लेकिन वास्तव में इनके उत्थान की जो धारा है वो 2014 के बाद बड़ी तेज़ी के साथ चली है। और मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी, अब देखिए सम्मान की दृष्टि से यदि कहा जाए तो आज एक आदिवासी ही भारत की राष्ट्रपति के रूप में बैठी हुई है ना। पिछड़े की दृष्टि से देखा जाए तो कई प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोग ही मुख्यमंत्री बन करके आए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी तो उसी वर्ग से आता है। तो सामाजिक उत्थान के 2 मापदंड हैं कि एक तो उनको मान सम्मान मिले, दूसरा उनका आर्थिक उत्थान हो। तो इस प्रकार से अगर मोदी जी उन लोगों को, उन पिछड़े हुए लोगों को, अब पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं, मैं राजनीतिक उत्तर दे रहा हूं आपको। तो पहले पद्म पुरस्कार इनकी सिफारिश पे, उनकी सिफारिश पर दिए जाते थे। आज उन लोगों को खोजा जा रहा है जो वास्तव में उस पात्र के लिए, उस सम्मान के पात्र हैं। तो
आध्यात्मिक क्षेत्र से भी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं तो लोग तो बाबाओं को मजाक का विषय बनाए थे, आप मुझे क्यों नहीं बनाते मजाक का विषय? सिर्फ इसलिए नहीं बनाते ना कि मैं आपके साथ बैठ करके बराबरी से चर्चा करता हूँ। मैंने भी पत्रकारिता पढ़ी है, मैंने भी साइंस पढ़ा है, मैंने भी भूगोल पढ़ा है, मैंने भी नागरिक शास्त्र पढ़ा है। तो मैं उस आधार पर, भारत के संविधान के आधार पर जो इस देश के नागरिकों को अधिकार मिले हैं उसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। जब लोग अपने इतिहास का ही विस्मरण कर देंगे तो सीखेंगे क्या, लोगों को बताएंगे क्या? इसलिए सारी दृष्टि से सब प्रकार का उत्थान होना चाहिए। ये मोदी जी के शासनकाल में आने के बाद, मोदी जी के शासन में आने के बाद और उनके पसंद का दल भारतीय जनता पार्टी राज्यों में आई तो बहुत सारे काम ऐसे हुए जो वास्तव में समाज उत्थान के संकेत करते हैं। इसलिए वो अगर आदिवासियों को फोकस कर रहे हैं, अगर वो पिछड़े लोगों को फोकस कर रहे हैं, या ओबीसी को फोकस कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग तो वोट लेने के लिए कितने प्रकार के लालच दे रहे हैं, लालच दे करके एक प्रकार से वो वोट को खरीदना है और वो जनता का पैसा है। इस तरह से नहीं लुटाया जाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया की सराहना इस अर्थ में करता हूँ कि बालक के जन्म लेने के पहले से ही पोषण आहार माँ के माध्यम से उसको मिलने लग जाए और फिर मरने तक का सारा उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया, एक योजना बना करके दिया, सीधे सीधे पैसा बांटा नहीं जिस प्रकार से केजरीवाल बांट रहा है। ये देश के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। इसलिए योजनाएं बना करके काम की जानी चाहिए। सामाजिक उत्थान भी होगा, आर्थिक उत्थान भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की नीति बनाई वो भी यही दृष्टिकोण था उनका कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको लाभ मिल जाए। कितना मिला इसकी समीक्षा भी होते रहनी चाहिए। और समीक्षा करने का मतलब ये होता है कि हम उस नीति के विरोधी नहीं हैं। यदि और बढ़ाना है तो उस नीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी पर एक प्रतिपक्ष ने कहा, आपने योजनाओं की बात की तो लाडली बहना है, क्या उसको आप मानते हैं फ्रीबीज की तरह? नहीं, हम उसको ये कह रहे हैं कि जिन बहनों को आर्थिक संकट घर में रोज रहता है, यदि सरकार उनके उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग कर रही है, जैसे आयुष्मान योजना बनी, 5 लाख रुपए तक की दवाई फ्री मिलती है, ये इसका जनता का अधिकार है। जो रुग्ण लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि बड़े लोग इसको हड़प लेते थे। इसलिए अब वर्गों को केंद्रित कर देने से सीधा लाभ उनको मिलता है और लाभ मिल रहा है। तो आज लाडली बहनें जो है भैया की जय जयकार करते हुए आ रही। मैं तो प्रत्यक्ष उन कार्यक्रमों में जाकर देखा, इसलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। एक सामान्य सा प्रश्न है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में प्रधानमंत्री जी की बहुत लोकप्रियता बढ़ा रही, क्या कारण मानते हैं? प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, अपना स्वयं का बचपना अभाव में उन्होंने देखा है और जो बच्चे अभावग्रस्त हैं उनके प्रति वो उनका स्वभाव। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको लेता हूँ, मैंने तो अगर सफलता नहीं मिली है तो हताश होना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, हमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता को गले लगाना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। जैसे राकेश ने कहा कि एक बहुत दिनों के बाद, एक अंतराल के बाद स्वामी जी के साथ हमने फिर चर्चा चौक शुरू किया है। और स्वामी जी सही कह रहे थे कि हम सबके मन में, हम सबके हृदय में राम विराजित हैं और आने वाले कल में और हो जाएंगे, भीतर तक हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। तो एक सही दिशा का निर्माण होगा, एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा। आज चर्चा चौक में स्वामी जी, अखिलेश्वरानंद जी हमारे साथ रहे, सभी मुद्दों पर बात हुई, बहुत अच्छी बात कही और हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। और हम नर्मदा के तट पर हैं। एक डॉक्टर सुमित्र के शब्द याद आते हैं कि दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर, रेवा का आशीष। तो एक बार फिर हम अगले सप्ताह फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। अनेक मुद्दों पर बात होगी, राष्ट्र के नवनिर्माण की बात होगी, उसी से जुड़े रहेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं? हर बार इस बार बाजा ज्यादा ही बजा लिया आप लोगों ने, कर दिया। आप आए एक दिन पहले से हम लोगों ने आइए भैया। एक बार आगे इस तरफ कुछ पढ़ा मैं
हमने राम की बात की है। आइए हेलो जी, आइए राकेश जी, आप राम पूरे राम दरबार की जरूरत है। ठीक है, ये रखिए आप। हाँ ये अच्छे हैं भाई। एक फोटो आ जाओ, सबकी फोटो ले लो अलग अलग। आ जाओ हेलो जी, ये कर हेलो जी, राम राकेश और हलवे जी अलग अलग सिंगल सिंगल आओ राकेश, आइए सुना जी, महाराज जी के साथ मतलब संयोग है। बात सच हो जाए, सरस्वती में राज मंदिर क्या बात है। हम लोग चाहते हैं अच्छे से फोटो की आवाज होगा। मैं आ रहा जी हमारी हमने जब पहचारिता का प्रशिक्षण लिया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ठीक है, स्वामी जी का हमारी फोटो आशीर्वाद है पूर्णिमा पे। कल आइए सब लोग गुरुपूर्णिमा में। चलिए, चर्चा चौक के अल्पविराम को हटाकर आज हमने फिर से शुरू किया है गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले। अगले रविवार को फिर एक शख्सियत के साथ इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।